नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनो स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11th इतिहास चैप्टर 8 संस्कृतियों का टकराव पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। संक्षेप में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, एस्टेक और मेसोपोटामियाई लोगों की सभ्यता की तुलना कीजिए। उत्तर, एस्टेक और मेसोपोटामियाई लोगों की सभ्यताओं की तुलना करने पर निम्नलिखित बिंदु उभरकर सामने आते हैं। एस्टेक सभ्यताएं मध्य अमेरिकी सभ्यता थी क्योंकि इसका विकास मध्य अमेरिका में ही हुआ था, जबकि मेसोपोटामियाई सभ्यता का विकास वर्तमान इराक गणराज्य के भूभाग पर हुआ था। एस्टेक सभ्यता के चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था, अतः इनका इतिहास भी चित्रात्मक ढंग से ही लिखा जाता था। दूसरी तरफ मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि को क्यूनीफॉर्म अर्थात कलाकार लिपि के नाम से जाना जाता था। लातिनी शब्दों में क्यूनियस और फॉर्म को मिलाकर क्यूनीफॉर्म शब्द बना है। क्यूनियस का अर्थ है खूंटी और फॉर्म का अर्थ है आकार। इस प्रकार से इस आशुलिपि का विकास चित्रों से हुआ। इस सभ्यता में लिपिक के कार्य को महत्वपूर्ण और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और सुगठित लेखन कला की वजह से ही मेसोपोटामिया में उच्च कोटि के साहित्य का विकास संभव हुआ। एज़टेक सभ्यता का विकास 12वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य हुआ, अतः यह सभ्यता ऐतिहासिक युग में विकसित होने वाली सभ्यता थी। हालांकि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कायस काल में हुआ, अतः यह कालीन सभ्यता थी। एज़टेक निवासी कृत्रिम टापू निर्मित करने में दक्ष थे। उन्होंने सरकंडे की विशाल चट्टाइयाँ बुनने के पश्चात उन्हें मिट्टी, पत्तों आदि से ढककर मैक्सिको झील में कृत्रिम टापुओं का निर्माण किया। ऐसे टापुओं को चिन्नापा के नाम से जाना जाता था। इसी उपजाऊ द्वीपों के मध्य नहरें बनाई गई, उन पर टेक्नोटिट्लान शहर बसाया गया। इस प्रकार के शहरों का उदाहरण मेसोपोटामिया सभ्यता में नहीं मिलना। वस्तुतः मेसोपोटामियाई नहरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ था। एज़टेक सभ्यता के अंतर्गत श्रेणीबद्ध समाज की संरचना थी। अभिजात वर्ग की समाज में अहम भूमिका थी। अभिजात वर्ग में पुरोहित, उच्च कुलों में उत्पन्न लोग और वे लोग भी शामिल थे जिन्हें बाद में प्रतिष्ठा प्रदान की गई थी। प्रश्नोत्तरी अभिजात संख्या की दृष्टि से बहुत कम थे, जो सरकार, सेना तथा धार्मिक में ऊंचे पदों पर आसीन थे। वे अपने वर्ग में थे किसी एक को नेता के रूप चुनाव करते थे। चुना हुआ व्यक्ति आजीवन शासन के पद पर बना रहता था। समाज में पुरोहितों, योद्धाओं और अभिजात वर्ग के लोगों को अत्यधिक सम्मान की नज़र से देखा जाता था। हालांकि मेसोपोटामियाई समाज की श्रेणीबद्ध समाज था, इसमें भी उच्च एवं संवाद वर्ग के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पूंजी के अधिकांश भाग पर इसी वर्ग का कब्जा था। दोनों सभ्यताओं में शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाता था, अतः अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालय भेजने की कोशिश की जाती थी। एज़टेक सभ्यता में अभिजात वर्ग के बच्चों को जिस स्कूल में भेजा जाता था उसे कालमेकाक कहा जाता था। इन स्कूलों में विशेष रूप से धर्माधिकार या सैन्य अधिकारी बनने का प्रशिक्षण दिया जाता था। शेष बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते थे उन्हें तोपोक्ली कहा जाता था। मेसोपोटामिया सभ्यता में बच्चों का शिक्षण देने का मुख्य उद्देश्य मंदिरों, व्यापारियों एवं राज्य को क्लर्क उपलब्ध कराना था। प्रश्न नंबर 2,
ऐसे कौन से कारण थे जिनसे 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौचालन को सहायता मिली? उत्तर: 15वीं शताब्दी में शुरू की गई यूरोपीय समुद्री यात्राओं में ने एक महासागर को दूसरे महासागर से जोड़ने के लिए समुद्री मार्ग खोल दिया। सन 1380 में ही दिशा सूचक यंत्र का निर्माण हो चुका था। इस दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से यूरोप वासियों ने नए नए क्षेत्रों की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त यात्रा के साहित्य और विश्व वृत्तांत व भूगोल पर लिखी पुस्तकों ने 15वीं शताब्दी में अमेरिका महाद्वीप के बारे में यूरोप वासियों के दिलों में रुचि उत्पन्न कर दी। स्पेन और पुर्तगाल के शासक इन नए क्षेत्रों की खोजों के लिए धन देने को तैयार थे और ऐसा करने के लिए अनेक आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्य भी थे। इस प्रकार 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौ संचालन को सहायता देने वाले कारण निम्नलिखित थे। यूरोप महाद्वीप में बहुत से लोग जैसे पुर्तगाल एवं स्पेन के निवासी एवं उनके शासक दूसरे देशों से सोना और चांदी प्राप्त करके विश्व के सबसे अमीर लोग बनना चाहते थे। इसका कारण था कि प्लेग और युद्धों के कारण जनसंख्या में अत्यधिक कमी आई और व्यापार में मंदी आ गई थी। संसार के कुछ देशों में वासी अपनी ख्याति एवं प्रसिद्धि दुनिया के लोगों के सामने रखना चाहते थे और ऐसा करने के लिए वे अनेक समुद्री यात्राओं पर निकल पड़े। यूरोप के ईसाई अधिक से अधिक लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करने के लिए दूर दूर के देशों की यात्राएं करने को तैयार थे। धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप एशिया के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। ऐसा समझा जाता था कि व्यापार के समांतर यूरोपीय लोगों का इस देशों से राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो जाएगा तथा वे इन गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में अपनी बस्तियां स्थापित कर लेंगे। इस प्रकार बाहरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाने की सभ्यता ने भी यूरोप में धर्मपरायण ईसाइयों को यूरोपीय नौसंचालन कार्यों की ओर उन्मुख किया। प्रश्न नंबर 3, किन कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर के पास जाने का साहस किया? उत्तर: स्पेन और पुर्तगाल ने ही 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर के पास जाने का साहस किया। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। स्पेन और पुर्तगाल की भौगोलिक स्थिति ने उन्हें अटलांटिक महासागर पारंगमय की प्रेरणा दी। इन देशों की अटलांटिक महासागर पर स्थित होना उनके लिए अटलांटिक पारंगमन का प्रथम महत्वपूर्ण कारण था। एक स्वतंत्र राज्य बनने के बाद पुर्तगाल में मछुआही एक नौकाएं एक क्षेत्र में विशेष प्रवीणता प्राप्त कर ली। पुर्तगाली मछुआरे एवं नाविक अत्यधिक साहसी थे और उनकी समुद्रिक यात्राओं में विशेष अभिरुचि भी थी। पुर्तगाली शासक प्रिंस हेनरी वस्तुतः नाविक हेनरी के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने नाविकों को जलमार्गों द्वारा नए नए स्थानों की खोज के लिए प्रोत्साहित किया। उसने पश्चिमी अफ्रीकी देशों की यात्रा की तथा 1415 ईस्वी में सीरस तथा हमला किया। तत्पश्चात पुर्तगालियों ने अनेक अभियान आयोजित करके अफ्रीका के बोजाडोर अंतरिय में अपना व्यापार केंद्र स्थापित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाविकों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण स्कूल की भी स्थापना की। परिणाम स्वरूप 1487 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक कोविलम ने भारत के मालाबार तट पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। इसी कारण स्पेन वासियों ने नाविक कोलंबस को भारत की खोज के लिए धन से यथासंभव सहायता की। निस्संदेह कोलंबस ने अंटार्कटिक सागर से होकर भारत पहुंचने का प्रयास किया, परंतु संयोगवश वह अमेरिका की खोज करने में समर्थ हो गया। 15वीं शताब्दी के अंत तक स्पेन
ने यूरोप की सर्वाधिक महान सामुद्रिक शक्ति होने पर गौरव प्राप्त कर लिया था। अतः सोने चांदी के रूप में अपार धन संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उसमें बढ़ चढ़कर अंटार्कटिक पारंगमत यात्राओं में भाग लिया। पोप के आशीर्वाद ने भी स्पेन और पुर्तगाल और अटलांटिक पारंगमन यात्राओं की प्रेरणा दी। इसका कारण यह था कि इस दौरान जर्मनी और इंग्लैंड जैसे देश प्रोटेस्ट धर्म को अपनाकर पोप के विरोधी बन चुके थे। अतः पोप का आशीर्वाद स्पेन और पुर्तगाल के साथ था। प्रश्न नंबर 4, कौन सी नई खाद्य वस्तुएं दक्षिणी अमेरिका से काफी दुनिया में बेची जाती थी? उत्तर, अमेरिका की खोज के कई अहम दीर्घकालीन एवं तत्कालीन परिणाम हुए। अनिश्चितता से पल पल दो चार होती सामूहिक यात्राएं आगामी समय में न केवल यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका को अपितु पूरे विश्व को क्रांतिकारी रूप से प्रभावित की। अमेरिका की खोज के परिणाम स्वरूप हासिल होने वाले सोने चांदी के असीम भंडार ने औद्योगिकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को काफ़ी प्रोत्साहित किया। फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम तथा इंग्लैंड जैसे देशों में संयुक्त पूंजी कंपनियों की स्थापना के साथ साथ व्यापार स्तर पर संयुक्त व्यापारिक अभियानों का आयोजन किया। यहाँ तक कि उन्होंने उपनिवेशवाद की भी स्थापना की और दक्षिणी अमेरिका से उत्पन्न होने वाली खाद्य वस्तुओं जैसे तंबाकू, आलू, गन्ना, काओ आदि से यूरोप वासियों को परिचित कराया। विशेष रूप से यूरोप वासियों का परिचय आलू तथा लाल मिर्च से हुआ और सभी वस्तुएं अमेरिका दुनिया में भेजी जाने लगी। संक्षेप में निबंध लिखिए। प्रश्न नंबर 5, गुलाम के रूप में पकड़कर ब्राजील ले जाए गए एक 17 वर्षीय अफ्रीकी लड़के की यात्रा का वर्णन करें। उत्तर, पुर्तगालियों का ब्राजील पर कब्जा महज एक इत्तेफाक था। पेड्रो अल्वारिस क्रेवाल एक दिलेर नाविक था। उसने 1500 ईस्वी में एक विशाल जहाजी बेड़े के साथ भारत की ओर प्रस्थान किया, लेकिन पश्चिमी अफ्रीका का एक बड़ा चक्कर लगाकर एक ब्राजील। यद्यपि पुर्तगालियों को ब्राजील से सोना मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, तथापि वह वहां की इमारती लकड़ी के द्वारा पर्याप्त धन कमा सकते थे। निस्संदेह ब्राजील की इमारती लकड़ी की यूरोप में अत्यधिक मांग थी। इसके व्यापार को लेकर पुर्तगाली और फ्रांसीसी व्यापारी बार बार संघर्ष में उलझते रहते थे, लेकिन अंत में विजय पुर्तगालियों को मिली। इसी क्रम में पुर्तगाल के राजा ने 1534 ईस्वी में ब्राजील के तट को 14 अनुवांशिक कप्तानियों से विभक्त कर दिया था और उनके स्वामित्व और अधिकार को वहां स्थायी रूप से रहने के इच्छुक पुर्तगालियों को सौंप दिया। इसके साथ ही उन्हें स्थानीय लोगों को गुलाम बनाने का अधिकार भी प्रदान कर दिया। ऐसा अनुमान है कि 1550 से 1580 शक्तियों ने ब्राजील के करीब 36 लाख से भी अधिक अफ्रीकी गुलामों का आयात किया। ऐसे ही गुलामों में एक 17 वर्षीय लड़का भी सम्मिलित था। उसके हाथ बांधकर उसे अन्य गुलामों के साथ पशुओं के समान जहाज पर लाद दिया गया। उन सबको कड़ी निगरानी के बीच पुर्तगाल की राजधानी लिस्बोन लाया गया। लिस्बोन के एक बड़े बाजार में सभी गुलामों को बेचने के लिए खड़ा कर दिया था। उन 17 वर्षीय गुलाम लड़के की भी बोली लगाई गई। यह सत्य है कि सभी लोग उस जवान लड़के को खरीदना चाहते थे। इसका कारण यह था कि वह स्वस्थ और हट्टा कट्टा था तथा अन्य की अपेक्षा अधिक काम कर सकता था। अतः में सबसे ऊंची बोली लगाकर एक व्यक्ति ने उसे लादकर ब्राजील भेज दिया। ब्राजील में उस गुलाम लड़के को कठोर से कठोर काम में लगाया जाता था। कभी वृक्षों को काटने को,
कभी उसे जहाज में लकड़ी लादने के काम में लगा दिया जाता था, तो कभी उससे खेती का काम करवाया जाता था। निस्संदेह उससे पशुओं के समान काम लिया जाता था और वह पशुओं जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए विवश था। उसे न तो आत्मसम्मान पूर्वक जीने का अधिकार था और न ही आराम से जीवन व्यतीत करने का, यहाँ तक कि वह अपने ना नारकीय नरकीय जीवन से छुटकारा भी पाना चाहता था, लेकिन वह भागने में असमर्थ था। वह जानता था कि उसके एक साथी को भागने का प्रयास करने पर अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा था। हालांकि वह बुद्धिमान था, केवल भाग्य उसके साथ नहीं था। अतः मैं उसके अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लिया और आजीवन अपने स्वामी का एक निष्ठावान सेवक बने रहने का फैसला किया। प्रश्न नंबर 6। दक्षिणी अमेरिका की खोज ने यूरोपीय उपनिवेशवाद के विकास को निम्नलिखित प्रकार से जन्म दिया। उत्तर: दक्षिणी अमेरिका की खोज से पुर्तगाल और स्पेन को भारी मात्रा में सोने चांदी की प्राप्ति हुई। इसे देखकर फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड और इटली जैसे देश आश्चर्यचकित रह गए। फलत यह देश भी अमेरिकी महाद्वीपों में अपनी अपनी बस्तियां बनाने के लिए प्रयास करने लगे। इस प्रकार उपनिवेशवाद और वहाँ की प्राकृतिक दोहन करने के दौर में विश्व के अनेक देश सम्मिलित हो गए। इस क्रम में स्पेन ने मध्य और दक्षिण अमेरिका के अनेक हिस्से पर तथा फ्लोरिडा एवं आधुनिक संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। पुर्तगाल ने ब्राजील पर अधिकार कर लिया। इंग्लैंड ने अटलांटिक सागर की तटवर्ती 13 बस्तियों, कैरिबियन सागर के कुछ टापुओं तथा मध्य अमेरिका में ब्रिटिश होंडुरास पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। हॉलैंड ने उत्तरी अमेरिका की हडसन घाटी तथा कैरिबियन के कुछ द्वीपों सहित गुयाना पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उपनिवेशवाद की दौड़ में स्वीडन भी पीछे नहीं था। उसने भी उत्तरी अमेरिका का प्रसिद्ध घाटी दिलवाने नदी की घाटी पर अपना अधिकार जमा लिया। अमेरिका की खोज यूरोपीय देशों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी सकारात्मक रही। इस देशों में सोने चांदी की बाढ़ सी आ गई। फलत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और औद्योगिकरण को काफ़ी बढ़ावा मिला। 1560 ईस्वी से लगभग 40 वर्षों तक सैकड़ों हजार निरंतर दक्षिणी अमेरिका की खानों से चांदी स्पेन लाते रहे। औद्योगिकरण के विस्तार से यूरोपीय कारखानों द्वारा भारी मात्रा में उत्पाद तैयार किया जाने लगा, जिसे बेचने के लिए नए नए बाजारों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इससे भी उपनिवेशवाद को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। परिणाम स्वरूप विश्व के सभी समृद्ध देश उपनिवेशवाद की दौड़ में शामिल हो गए। बहुत जल्द ही अफ्रीका और एशिया के अनेक देश विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेश बन गए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।